डॉट 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 जो पूरे हरियाणा में डॉक्टर डॉट 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 के नाम से मशहूर हैं और कहीं ना कहीं जो है इन्होंने कहते लोग मेरे दौर तो मैसेज आने लगे बोला डॉट डॉट जी नमस्ते भाई देवेंद्र बुला रहा है क्या करो। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। गाँव के गांव बर्बाद हो रहे हैं, जिनका नाश होने लग रहा, जब उन्हें फुर्सत नहीं है, तो उन्हें ख्यास नहीं है, उन्हें चिंता नहीं है, तो हमने क्या ठेका ले रखा भाई। वो बेचारा अकेला खड़ा है। तो समाज के हर आदमी को ये एहसास दिलाने के की पहल है जनता सरकार मोर्चा कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ लोग खड़े हैं, आप आवाज उठाना सीखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जनता सरकार मोर्चा आपको ये सिखा रहा है कि आपको अपनी आवाज़ कैसे उठानी है। एमएलए एमपी बकवास करें, मंत्री बने पीछे, तो कल ने जब ये बकवास करें तो इनको उनकी गद्दी से कैसे उतारना है, हम आपको ये सिखाएंगे। हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आप क्या हम एक बार आपके राजा बन गए और तो उसके बाद जिंदगी भर आपके ऊपर बॉस बन गए। ना ना ना, अगर कोई भी पार्टी 90 में से एक भी विधायक अगर कुछ गलत करता है और पूरे 550 सांसदों में से अगर कोई एक भी गलती करता है तो भैया उसको उतारना कैसे, हम ये प्रोसीजर बताएंगे। तो वो रैलियां भी हुई कहीं ना कहीं कोरोना काल में, सबको पता है, अभी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, आम जनता को रोका गया। क्या कहना चाहोगे? हम रहते हैं ना कि गौर से देखो इस इंसान को, ये वही शख्स है जिसने कोरोना काल में जो पूरे के पूरे प्रशासन की नींद जो उड़ा भी दी थी। और चाहे वो 35 सेक्टर चंडीगढ़ का मामला हो, चाहे 39 सेक्टर का मामला हो। और अभी देवेंद्र बुलारा जी हमारे साथ हैं, वो फतेहाबाद पहुंचे हैं फतेहाबाद की जनता को जगाने के लिए। क्या कुछ इनका मकसद है, आज मकसद है इनके फतेहाबाद में आए हैं, क्या कुछ है इनकी नीतियाँ, किस नीतियों पे जो है ये काम करते हैं, बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। क्या कहना चाहोगे? एक बार तो राम राम कर दो भाई। राम राम सारे साथियों ने भाई। और क्या कहना चाहोगे जो आपने कोरोना काल में मास्क के खिलाफ एक अभियान चलाया और सरकार की नीतियों के खिलाफ, हालांकि आपने खुद ने संगठन तैयार कर रखा है भाई, आपने भी कहीं ना कहीं अगर लोगों में मैसेज आता है तो लोग ये सोचते हैं भाई ये खुद पार्टीबाजी बंदे हैं। तीन चार क्वेश्चन हो गए आपके, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने मास्क के खिलाफ कोई मतलब आंदोलन नहीं किया या मास्क के खिलाफ हमने आवाज़ नहीं उठाई। हमने आवाज़ उठाई थी सरकार की ज़बरदस्ती के खिलाफ, सरकार की गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से चल रही जातियों के खिलाफ, कि आप लोगों के शरीर को उनको मालिक नहीं बनने दे रहे हो, आप लोगों को गुलाम कर रहे हो कि तुम जैसे कहोगे चुपचाप मान लें, वो नहीं मानेंगे। हमें ठीक लगता है हम काम करेंगे, नहीं लगता है हम नहीं करेंगे, ये थी लड़ाई। तो और दूसरी बात, जरा हमारा दिल करेगा तो हम मास्क लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ऑब्वियसली ना, आपको लगता नहीं है कि देखिए जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये कहता है कि एक स्वस्थ आदमी को मुंह ढकने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर नहीं हमें ज़रूरत है लगाने की। तो दूसरी बात ये है कि जब मैं ठीक ठाक हूँ और जब मुझे मालूम है कि मैंने पिछले 25 साल से मैंने कोई दवाई नहीं खाई आपकी एलोपैथी की, मुझे मालूम है कि मैं ठीक से सांस ले पा रहा हूँ, और जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो कि आपको कोई सुई लेनी है? नहीं भाई, ज़बरदस्ती नहीं चलेगी किसी भी कीमत पर। आप अगर उसको रोक रहे हैं, आप अगर किसी को जाने नहीं देते हो कि आपको सिविल सेक्रेटरीट नहीं जाने दिया जाएगा, आपको ये काम नहीं करने दिया जाएगा, आपके बिजनेस ठप हो जाएंगे, तो ये सारा का सारा खेल किस लिए है? ये ज़बरदस्ती किस लिए है? इसका मतलब तो आप बिग फार्मा के गुलाम बनकर रह गए हो। इसका मतलब तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जितने स्टेट्स के हैं वो सारे के सारे दलाली कर रहे हैं उन कंपनियों की। तो ये जो दलाली का जो दौर है, इसको ख़त्म करना था, लोगों को ये समझाना था कि भाई आपका जो शरीर है ये अपने आप को खुद से हील कर सकता है, आपको इसके लिए अब किसी दवा कंपनी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बिग फार्मा के दलाल हैं, ये तो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर बीमार रहो। तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो जो साइड इफ़ेक्ट कंपनियां बताती हैं उन साइड इफ़ेक्ट को कम से कम पढ़ तो लो, या फिर सरकार के जो लोग जैसे अब बाहर बैठे हुए हैं वो लोग कभी किसी को ये नहीं बताते कि इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो जो साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं वो उनकी लिस्ट मालिक को दो जिसको लगा रहे हो, और अगर वो चाहे उसके बाद उसकी मर्ज़ी है वो लगवाए या ना लगवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है जिस किसी के लगवाने से। दूसरी बात, रही बात आपने जो सवाल पूछा था संगठन की, तो देखिए क्या होता है,
हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया और जनता सरकार मोर्चा का अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम बिना संगठन बनाए संगठित कर रहे हैं लोगों को। आपको मैं बता दूं, हमने कोई संगठन नहीं बनाया है। जब कोई संगठन बनता है पूरी तरह से तो उसका एक प्रधान होता है, उसके कोषाध्यक्ष होते हैं, उसके सचिव होते हैं। हमारे जनता सरकार मोर्चा का कोई प्रधान नहीं है। सबको बराबर ताकत हासिल है, सबको बराबर बोलने का हक है, सभी के सभी का एकमात्र लक्ष्य है जगाना। मैंने जब लोगों से बात करी, इन लोगों से जितने लोग जनता सरकार मोर्चा में हैं, तो हमने बात करके इकट्ठा ये किया कि देखो भाई, सबके पास अलग अलग स्पेशलिटी है। जैसे मेरा एजुकेशन सेक्टर सबसे बढ़िया मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं टीचर ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, मैं काउंसलर बहुत अच्छा हूँ, मैं साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट वाला मॉडल दे सकता हूँ समाज को। एक हमारे सुनील शर्मा भाई हैं, वो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं लगातार, सालवन से हैं। जब सुनील शर्मा को बोला कि तुम एग्रीकल्चर पे, ऑर्गेनिक खेती और नेचुरल खेती पे काम कर रहे हो, ओरिजिनल बीजों पे काम कर रहे हो, तो भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम किसानों को एग्रीकल्चर पे जागरूक करोगे। फिर सुशील नरवाल हैं जो चांदपुर वाले, चुड़पुर वाले, सुशील नरवाल को मैंने बोला कि भाई तुमने आयुर्वेद को पढ़ा है, तुम आकर के बताओ लोगों को कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनकी रसोई कैसी होनी चाहिए, उनका खेत में बीज कैसे होने चाहिए, पेस्टिसाइड के बिना खेती किस तरह से करनी है, और प्लस आने वाले वक्त में जो बुखार होगा या बीमारियां होती, उन बीमारियों का इलाज आप अपनी रसोई में कैसे ला सकते हो। फिर इसी तरह से हमारे जो दूसरी यूनियंस हैं, चाहे रोडवेज वाले हैं, बैंक वाले हैं, चाहे दूसरे हैं, हमने उनको बोला कि भाई देखो, तुम अकेले अकेले खड़े लड़ाई लड़ रहे हो, समाज के लोगों को लगता है कि ये 4 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों ना आप एक काम करो, आप जनता सरकार मोर्चा के साथ आ जाओ। जनता सरकार मोर्चा का कोई संगठन नहीं है तो तुम्हारे को कोई खतरा नहीं है। जब किसान जब आवाज़ उठाएगा तो उसी टाइम पे मजदूर भी खड़ा होगा, उसी टाइम पे वकील भी खड़ा होगा संगठन, उसी टाइम पे रोडवेज वाले भी खड़े होंगे, उसी टाइम पे टीचर्स भी खड़े होंगे। इसी तरह से जब टीचर्स की कोई आवाज़ उठानी होगी तो फिर बाकी के सारे डिपार्टमेंट खड़े होंगे। तो सरकार क्या क्या गलतियां कर रही हैं, क्या क्या आपके साथ लूट मचा रखी है, आपके समाज को जानबूझ के कैसे बर्बाद कर रही है, आपकी शिक्षा को कैसे बर्बाद कर रही है, कानूनन आपके हक कैसे छीने जा रहे हैं, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कैसे हो रहे हैं, डॉक्टर लोग आपके साथ क्या जातियां कर, क्या गलत कर रहे हैं। अभी वो बैठे हैं हमारे साथ, खुराना साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे फादर साहब स्टंट डलवाते हुए गुजर गए, मतलब वो ठीक ठाक घर से गए थे और उनको स्टंट डलवाते हुए गुजर गए। तो उस आदमी के साथ जाती हुई भी तो कौन खड़ा हो रहा है? कोई भी तो नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो बेचारा अकेला खड़ा है। तो समाज के हर आदमी को ये एहसास दिलाने की पहल है जनता सरकार मोर्चा कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ लोग खड़े हैं, आप आवाज़ उठाना सीखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जनता सरकार मोर्चा आपको ये सिखा रहा है कि आपको अपनी आवाज़ कैसे उठानी है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि गांव को बचाएगा गांव का आदमी। हम ये कह रहे हैं कि कोई पार्टी का ठेकेदार, कोई धर्म का ठेकेदार, कोई आपकी जात का ठेकेदार आपको बचाने की बात करता है तो वो समाज का सबसे बड़ा धोखेबाज आदमी है। हम ये कह रहे हैं कि कल को अगर ये कहने लगे कि देवेंद्र बल्हारा तुमको बचाएगा या कोई तुमको ये कहे कि जनता सरकार तुमको बचाएगा, तो इसका मतलब जनता सरकार मोर्चा भी ठगों का टोला है। सीधी सी मतलब बात यह है, आपको ये बात समझनी होगी कि जनता सरकार मोर्चा ये कह रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको बोलना सीखना है। आप बोलना सीखने के लिए आगे आइए। हमारे पास कानून के एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे पास आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे पास हर महकमे में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने काम किया है और दुनिया को दिखाया है। तो हम आपको ये, उनके माध्यम से हम आपको इस बात के बारे में जानकारी और ज्ञान देंगे कि आपको अपनी आवाज़ क्या उठानी है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई राजनीति वाली या कोई संगठन बनाने वाली कोई बात है। ये है जो समाज के अंदर होना चाहिए था। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि जनता सरकार मोर्चा वाले लोगों ने देखा कि जो वकील हैं वो लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बता ही नहीं रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो उनको बता ही नहीं रहे हैं कि तुम्हारे इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आ रहे हैं। कंपनियों ने जो बोला है वो ज़बरदस्ती बच्चों को नौकरी लगवाने के, मतलब कि हमारी नौकरी ना चली जाए या फिर हमारा स्कूल बंद ना हो जाए, तो प्राइवेट स्कूल वाले भी इसी तरह से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो लोगों ने ज़बरदस्तियाँ करी। परसों मैं वहाँ बैठा था, आपको याद हो अगर, करनाल में जो धरना था इसके ऊपर, जो ये अपना पेट्रोल डीजल की कल जब हम इसके ऊपर बैठे थे तो 28 तारीख की थी, सॉरी परसों ही था वो। तो परसों जब वहाँ थे ना गाड़ियों को कबाड़ बनाने वाले, तो हम सिविल सेक्रेटरीट के बाहर करनाल गए तो वहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स थी। तो हमने उनको बताया कि देखो, आप लोगों को अंधेरे में रखा,
और लोगों को ज़बरदस्तियाँ करवाई कि देखो फिर तुम्हें पैसे लगेंगे, फिर तुम्हें 5-5 हज़ार का लगेगा, फिर तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, नहीं तो लगवाओ पहली खुराक दूसरी खुराक। ये मैं कहा आपको अंधेरे में रखा, आपने फिर गाँव वालों को अंधेरे में रखा, और गाँव वालों ने ज़बरदस्ती, बेचारों ने लगवाने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, उन्होंने ज़बरदस्ती लगवा लिया आपकी ज़बरदस्ती से टल के। आपकी नज़र में कोरोना का टीका जहर था, मौत था? एक तो इस वाले को एडिट कर लेना, ये वाली लाइन, ये नहीं तो चैनल उठ जाएगा। कैसे? चैनल ही उठ जाएगा आपकी ये लाइन से। अच्छा। हाँ, नाम वर्ड लोगे ना जो आप इनका, इन बीमारी का, इसीलिए मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ना, पहली खुराक दूसरी खुराक, मैंने ये नहीं, मैंने वो नहीं बोला, मैंने नाम नहीं लेना आपने, ये एडिट कर लेना, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत था या सही था, मैंने ये कहा है भाई कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, मैं आपको भी कह रहा हूँ कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, उस वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सिर में दर्द हो सकता है, आपको जी मचल सकता है, उल्टी आ सकती है, आपके जोड़ों में आपके वहाँ पे दर्द हो सकता है, आपको ये क्लोटिंग हो सकती है। क्लोटिंग अगर मान लो दिल में हो गई तो हार्ट अटैक, दिमाग में हो गई तो ब्रेन हैमरेज, शरीर के और अंग में हो गई तो पैरालिसिस, लकवा मार गया, अगर आपके शरीर के प्रजनन अंगों में हो गई तो आपकी नपुंसकता, बांझपन। ये कह रहे हैं बकायदा, हमारे भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप नपुंसक हो सकते हो, आपको बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ सकती है। तो जब भारत सरकार वहाँ अपनी वेबसाइट पे कह रही है तो क्या भारत सरकार के कर्मचारियों को आके घर पे बताना नहीं चाहिए था? मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताओ, पूरी बात जानकारी दो, पूरी जानकारी के बाद जिसका जी करता है सोबर लगवाओ यार। मैं नहीं कहता गलत है कि सही है, मैं तो ये कह रहा हूँ जो तुम कह रहे हो वो वहाँ भी कहो, जो तुम वेबसाइट पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है तुमने वो हिंदी में आके गाँव माड़े से समझाओ तो सही। हम तो ये कह रहे हैं, हमने नहीं कह रहे कि माड़ा है कि गलत है, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा लॉजिक है कि आम दुकानदार 6 बजे घर जाना पड़ेगा आम दुकानदार को, और जो बड़े मॉल है वो 9 बजे खुले रहेंगे? ये कौन सा लॉजिक है कि बीमारी एक टाइम पे एक आदमी के लिए एक टाइम के लिए? ये कौन सा लॉजिक है कि हम लोगों को तो मॉल में जाने के लिए भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा डोज का, और जो नेता लोग हैं उनको विधानसभा लोकसभा में जाने के लिए नहीं दिखाना पड़ेगा? ये कौन सा रूल है कि एक आदमी और दूसरे आदमी में फर्क कर रहे हो? आपकी रेल में ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता, इसका मतलब तो आप नई तरह की छुआछात शुरू कर रहे हो, इसका मतलब तो आप समाज को बांटने का काम कर रहे हो। चलो, जो रैलियां थी वो रैलियां भी हुई कहीं ना कहीं कोरोना काल में, सबको पता है, अभी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, आम जनता को रोका गया, क्या कहना चाहोगे? हम रैलियों पे सवाल नहीं उठाएंगे, बिल्कुल नहीं उठाएंगे, रैलियां करिए, बल्कि करनी चाहिए थी और अच्छी बात थी। समाज को पता चला कि ये सब ड्रामा था, समाज को पता चला कि ये खेल था सरकारों का। रैलियों पे हम आवाज़ इसलिए नहीं उठाएंगे कि मान लो हमने ये कह दिया कि तुम रैलियां कर रहे हो और स्कूल बंद हैं, तो वो स्कूल बंद रखना चाहते हैं आपके बच्चों के, वो चाहते हैं कि आपका बच्चा ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर अश्लील वीडियो देखता रहे, वीडियो गेम खेलता रहे, उसकी आंखें खराब होती रहे, उसका दिमाग खराब होता रहे, उसको जिद्दी बनता रहे, वो उसका दिमाग टोटली ब्लॉक हो जाए। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे का स्कूल बंद रहे। इसीलिए अगर आपने स्कूल के बराबर में रैलियों का जिक्र कर दिया तो वो रैलियां बंद कर देंगे 1 मिनट में कि लो हमने रैली बंद कर दी, अब तुम अपने स्कूल बंद करो। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं हमें सब कुछ खुलवाना है, हम उसका मुकाबला, हम ये कह रहे हैं कि तुम फ्रॉड कर रहे हो और हम साबित करेंगे कोर्ट के अंदर कि तुम फ्रॉड कर रहे हो। तुमने अभी तक, तुम एक काम करो, हम सरकार को ये कह रहे हैं कि तुमने, मान लीजिए अभी दिल्ली ने 2000 का चालान जो है 500 रुपए का कर दिया मुंह ढकने वाला। मैं ये कहता हूं एलजी को, तुम आईपीसी में कानून बनाओ कि ये जुर्म है, आपने मुंह नहीं ढका तो भाई साहब आप साबित करना पड़ेगा, आपको कानून बना दे। इन्होंने कानून नहीं बनाया, गुंडा टैक्स चालू करा, ये गुंडा टैक्स था। आप कानून के हिसाब से क्यों नहीं चलते हो? आप संविधान के हिसाब से क्यों चलते हो? क्यों नहीं चलते हो? आप लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करोगे तो हम भैया खड़े होंगे, फिर हम छाती अड़ा के खड़े होंगे, चाहे गोली मारो फिर चाहे सर पीटो। मतलब कहीं ना कहीं आपने भी आंदोलन चलाया है कि जाग जा जनता, जनता जाग जा, जागना तुझे पड़ेगा। आप बताइए, आपके पास कोई और रास्ता हो तो। आपकी नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, सारे डिपार्टमेंट बेच दिए हैं, जो बचे हुए हैं उनको बेचने की तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि गांव के अंदर भी सब चीज़ों को, सारे मतलब उन ज़मीनों को, जो सरकारी ज़मीन थी, जो पंचायती ज़मीन थी, उनको मोनेटाइज करने का खेल चल रहा है। यहाँ तक कि आपकी खेती के अंदर भी बीज ऐसे आ गए जो बाज़ार पर आधारित है। सोचो आप, कमाल की बात क्या है कि बीज, आपके खेती के बीज भी बाज़ार से आ रहे हैं, 100 के 100%। 80% बीज जो डंगरों के हैं वो भी बाज़ार से आ रहे हैं, और अब तो लगभग 30% बीज जो इंसानों का भी बाज़ार से
आने लग गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर जो अपने शहर में देखोगे फतेहाबाद में ही, कि फतेहाबाद में के अंदर पहले 10 साल पहले एक भी IVF सेंटर नहीं होगा, पक्की बात है, लेकिन आज आपके कितने घर, हर अस्पताल में IVF सेंटर मिलेंगे और सबके पास लाइन लगी हुई है। यानी इतने बच्चे संतान पैदा करने से वंचित रह गए हैं। वो कहाँ से आ रहा है? आपको अगर बांझ बीज दिया जा रहा है तो जो फसल खा रहे हो, जो खाना खा रहे हो, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो आपको बांझ बनाया जा रहा है। आपको जानबूझ के ऐसा बनाया जा रहा है कि आपकी आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपकी पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, बैंक का कनेक्शन, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके और दूसरे दस्तावेज, सारे के सारे आधार कार्ड के साथ जोड़े जा रहे हैं और सारी की सारी सर्विसेज सरकार दे रही है। आपके कुएं बंद करवा दिए, आपके नलके बंद करवा दिए, आपको ऐसे ऐसे सफ़ेदे के वो दिए, इनको आपने वैरायटी दी जो पानी नीचे से और ज़्यादा खींचती हो। तो आप क्या चाहते हो कि आने वाला टाइम जो है युद्ध इसके ऊपर लड़ा जाए? कहते थे ना, अगला वॉर जो होगा वो बायो वॉर होगा, मतलब अगला जो वॉर होगा वो जैविक युद्ध होगा। वो कैसा था? वो यही था एक्चुअली। ये प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, लोगों को, समाज को, सरकारों को और बाज़ारों को बर्बाद करने की प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। अभी अगली स्ट्रैटेजी पानी के ऊपर, जलवायु के ऊपर होने वाली है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपको क्लाइमेट लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण के नाम पे आपके ऊपर ढेर सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। ये जो गाड़ियों को कबाड़ बनाने वाला था, ये पहला स्टेप था। आगे आने वाले टाइम में गोस्से, लाकड़ी जलाने पे भी पाबंदियां लगा देंगे। आप कुआं नहीं खोद पाओगे, आप नलका नहीं लगा पाओगे, आपको ट्यूबवेल के कनेक्शनों पे तो इन्होंने लगा के शुरुआत करी है ना। ये धीरे 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 आपकी ज़मीन, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर पहलू को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो सारे पहलुओं को एक नंबर के साथ जोड़ेंगे। वो एक नंबर आपका आधार कार्ड है। थोड़े दिनों के बाद ये आधार कार्ड नया आएगा, थोड़े दिनों के बाद वो UHID बनेगी, जो श्रम कार्ड बन रहा है, जो आपका ये जो आरोग्य, जो ये क्या नाम, अस्पतालों के नाम पे जो बना रहे हैं कार्ड, वो भी 14 डिजिट का है। जो UHID है वो भी 14 डिजिट की है। ये 14 डिजिट का नंबर क्या है ये समझो भाई। आने वाले टाइम में जो रोबोटिक्स आएगा, जो वर्टिकल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, जो आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन बना रहे हैं, मेटावर्स आ रहा है, आपका रेटिना वाला आधार कार्ड आ रहा है। अभी तक मैं वो बातें बता रहा हूँ जो अभी तक आई नहीं है, तो लोगों को फिल्मी लगेंगी, लेकिन जिस दिन आएंगी आप लोगों को दिखाना कि उस दिन देवेंद्र बलारा 2 मार्च 2022 को आए थे तो मुझे ये बता के गए थे कि आने वाले वक्त में ये होने वाला है। आपकी सारी सुविधाएं एक बटन के साथ जोड़ दी जाएंगी और पूरी फैमिली ID जोड़ दी जाएगी। और आपकी फैमिली का एक भी आदमी अगर सरकार की खिलाफत करता हुआ पकड़ा गया या कहीं भी सरकार के खिलाफ बोलता हुआ पकड़ा गया तो आपकी सारी सेवाएं रोक दी जाएंगी। फिर क्या करोगे आप? तो ये ऐसा समाज बनाना चाह रहे हैं जो 2030 तक का एजेंडा है। यूनाइटेड नेशंस ने पहले शुरुआत की थी एजेंडा 21 के नाम से, और जिसकी, जैसे ये जो बीमारी फैलाई गई थी, इसकी स्टार्टिंग इवेंट 2001 से हुई थी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो बिल गेट्स, रॉकफेलर और जो ये रॉथस्चाइल्ड वाले जैसे लोग हैं, फॉर्च्यून 500 के जो ये पूरे 500 जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के संसाधन इनके कब्जे में हों। ये चाहते हैं कि सरकारें इनके कब्जे में रहें। ये चाहते हैं कि लोग भी इनके कब्जे में रहें, और लोग केवल तब कब्जे में रहेंगे जब लोगों की ज़िंदगी उनके कब्जे में रहेगी। लोगों का घर से निकलना, घर के अंदर जाना, उनका खाना, उनका पानी, उनका ईंधन, सब कुछ उनके कब्जे में रहे, तभी बनेगा ना। इसीलिए तो गैस कनेक्शन, इसीलिए तो गैस की कंपनियां भी उनको बेची जा रही हैं, इसलिए तो पानी के यहाँ तक कि तालाब तक उनको दिए जा रहे हैं। भाई साहब, आने वाले टाइम में सफाई करने के लिए पहले देंगे और बाद में वो उन पर कब्जा कर लेंगे। जैसे आपके प्राइवेट स्कूलों को नीलाम करने का खेल कर दिया, सड़कों को, एयरपोर्ट को, इसको रेलवे स्टेशन को, उसके बाद क्या नाम, ट्रैक को टोल ले लें ना, वसूल कर रहे हैं इसी बात के लिए कि मेंटेन करो और कब्जा कर लो। और हेल, भेल, सेल, HPCL, BPCL, एयर इंडिया, डाकखाना, LIC, BSNL, कोई महकमा बचा है जिसको ना बेचने का प्लान चल रहा था? ये खेल है भाई साहब। और शिक्षा की बात करें तो देश में शिक्षा क्या हाल है आपकी नज़र में? शिक्षा जानबूझ के ऐसी बनाई गई है कि आदमी आदमी का दुश्मन बने, ज़िंदगी में काम ना आए, केवल नौकर बनाने के काम आए। आजकल भी आप अगर गूगल, यूट्यूब चलाओगे या फेसबुक चलाओगे तो सबसे ज़्यादा जो ऐड आएंगी सामने, वो ये आएंगी अपने बच्चे को डिकोडिंग सिखाएं। वो जो डिकोडिंग है या कोडिंग है ना, जो कोडिंग सिखाएं, वो जो कोडिंग वाला जो खेल है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पूरी जमात तैयार कर रहे हैं। आने वाला टाइम तो ना कंप्यूटर का टाइम है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर। भाई साहब, नौकर चाहिए इनको, नौकर। इंसान को इंसान नहीं रहने देंगे, इस टाइप का काम कर रहे हैं। इससे बचना है भाई। हम लोगों को एक ऐसा समाज तैयार करना है कि इंसान के काम आए इंसान, और ऐसी पढ़ाई हो जो उसको ज़िंदगी जीने के लिए तैयार करे, ना कि ज़िंदगी उसकी ऐसी हो जाए कि वो एक दूसरे को
काटने का काम करे। तो ये जो पढ़ाई है ये जानबूझ के ऐसी बनाई गई है। हम लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं सारे टीचर यूनियन से मिलकर के और समाज को जागृत करने की कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल। हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है, जनता सरकार मोर्चा के पास सब कुछ है। समाज में ना सभी तरह के लोग होते हैं, और अगर ये लोग सोचते होंगे तो इतना तो सोचते होंगे भाई सारी दुनिया का ठेका जो है डॉक्टर ने ले लिया, या मान लो भाई डॉक्टर ने सरकार बनाने के लिए इन फ्यूचर मान लो खुद की पार्टी बना ली, संगठन बना लिया। देखो ये मैंने आपको देखो ये स्पष्ट मैं कर चुका हूँ कि जनता सरकार मोर्चा का अभी का मकसद क्या है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, ठेका उठाने की बात यहाँ तक आती है दोस्त कि ठेका नहीं होता, ये चीज़ें होती हैं समझ आने के ऊपर। मुझे समझ आ गया कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। कोई तो समाज के लिए आवाज़ उठाएगा, कोई तो नहीं, एक्चुअली सबको उठानी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ आया कि तुम शुरुआत नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं करेगा, इसलिए शुरू करने का सोचा था। सभी लोगों ने कहा कि तुम आगे बढ़ो। देखो मैंने नहीं कहा था भाई, मैं अच्छा भला सरकारी मास्टर था। जिस दिन ये समझ आया कि सरकार मुझे पढ़ाने नहीं दे रही और मुझे काम नहीं करने दे रही और मुझे अपने बच्चे के लिए इस शहर से निकलना पड़ेगा, तो मैं करनाल छोड़ गया। करनाल छूटते ही मेरी नौकरी भी छूट गई। हम दोनों में अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। तो हमने जब वो छोड़ दिया तो उसके बाद जब हम चंडीगढ़ में जाके सेटल हो गए, वहाँ बच्चों को पढ़ा के अपना काउंसलिंग का शुरू किया। वो जब बहुत बढ़िया चल गया तो मुझे ये समझ में आया कि कोचिंग सेंटर असल में समाज को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर असल में एक दूसरे बच्चे के अंदर प्रतिस्पर्धा ला के समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कोचिंग सेंटर नहीं होने चाहिए। तो मैंने आंदोलन छेड़ने की सोची कि मैं ना पूरे भारत के कोचिंग सेंटर बंद कराऊंगा और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करूंगा गांव वालों के लिए जिसमें 100% एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट संभव हो। तो 2016 में मैं अपना सबसे पहले मैंने अपना कोचिंग सेंटर बंद किया और मैं बंद करके गांव-गांव लोगों को समझाने के लिए निकल पड़ा। तो शुरू में तो लोगों ने ये सोचा था कि ये कुछ अपना प्रोडक्ट बेचने आया होगा, कुछ करने आया होगा, लेकिन अब 6 साल में लोगों ने जान लिया कि नहीं, ये आदमी तब से समझा रहा है तुमको जब ये काल नहीं था, मुंह वाला मास्क वाला ये सब नहीं था भाई। मुझे नहीं मालूम था कि लोगों में इतनी जागृति आ जाएगी, वो इतना साथ दे देंगे। तो मैं कल को क्या करने वाला हूँ ये मुझे नहीं मालूम है। जो भविष्यवक्ता है वो बता दें कि यूक्रेन युद्ध खत्म कब होएगा, वो बता दें कि ये चोर डाकू से पीछा कैसे छूटेगा। वो जो भविष्यवक्ता हैं जो लोग कह रहे हैं कि न्यू करेगा यू डॉक्टर न्यू करेगा, उन बेचारा ने न्यू पूछ लो ना, ये जन से नाश हो रहा है यू ठीक क्यों करो है वो पूछ लो ना। और जो आदमी काम कर रहा है यार उसने तुम न्यू कहने लग रहे हो। मैं न्यू कहता था थारा के लूट लिया रे भाई, थारा के ठा लिया रे भाई, तुम न्यू तो बता दो। और जब मतलब चोरा न लुच्चे गुंडा नहीं राजनीतिकरण का वो है कि मतलब इलेक्शन लड़ने का, जब न्यू कम है कि इलेक्शन लड़ेगा पार्टी लड़े तो लुच्चे लुच्चे आदमी लड़ सकेंगे। थारे बालका की जिंदगी इसे गंदे आदमी के हाथ में सौंपोगे के हम थम नन्यू समझाने लग रहे कि बड़ी आदमी छांट लो अपने बीच में थे, तो यह भी कोई चोरी ठगी है कि यह तो न्यू पूछ लिया यार, उन इतना ही पूछ लिया करो कम से कम कि भाई तुम आज तक नहीं करते आए कि मैं 18 साल का था जब का वोट करने लाग रहा है यार, 18 साल का था तो 18 साल तले गई तक राजनीति करण तो लाग रहे मेरा यार। और क्यों कर कराया करे राजनीति, वोट करन लाग रहे, किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर भी करन लाग रहे। हम तो भाई हम तो चौटाला की गेल भी खड़े हुए थे, हमने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ते भी वोट दी थी, हमने तो 2014 में नरेंद्र मोदी ते भी वोट दी थी, हम तो फिर उसके केजरीवाल के पास से भी लाग गए थे, हम उनका बचाव भी करा करते। लेकिन के करा न्यू तो बता दो, तमें बता दो के करा, जुन सा न्यू कह है कि न्यू करेगा तू बता देन के करा, तू लिकड़ के बता देन समाज ने। ये तो फेसबुक पे जो ये किराए के लोग होते हैं ना IT सेल वाले, ये इन्हें भौंकना ही होता है, इनका काम ही है, इनको 2 रुपए मिलते हैं एक ट्वीट के, एक कमेंट के। आपकी नज़र में कोई बढ़िया पार्टी हरियाणा में देश में? देखो पार्टियां गंदी नहीं होती कभी भी। पार्टियों के अगर संविधान को पढ़ लोगे तो पार्टियां कभी भी गंदी बात नहीं लिखी होंगी उनके अंदर कि हम न्यू कराएंगे, उसके अंदर यही लिखा मिलेगा कि हम समाज के विकास के लिए काम करेंगे। असल में खेल क्या होता है, पार्टियों के लोग जब बिकाऊ हो जाते हैं, जब वो आप इसको ऐसे समझिए आप कि गांव का जो सरपंच होता है उसको 4,000 रुपये मिलता है मानदेय, तो साल में 50,000 भी नहीं मिलते उसको, तो 5 साल के टाइम में उसको 2.5 लाख रुपया मिलता है। तो जो सरपंच 2.5 लाख से ऊपर खर्च कर रहा है ना, तो ये समझो वो चोर है। तो ऐसी तरह से MLA का खेल समझ लो आप। तो जो करोड़ों रुपया खर्च करके आपका MLA बन रहा है ना, वो चोर है, तो वो कल को आपको बेच के जाएगा। तो पार्टियों के अंदर घुसे हुए लोग, एक तो गलती जो है ना वो पार्टियों की भी नहीं है, गलतियां असल में समाज की है। समाज ने जब गुंडे लुच्चे लोगों को स्वीकार करना शुरू कर दिया, वहीं से समाज बर्बाद होना शुरू हो गया। समाज में जब अच्छे लोगों ने अच्छाई करनी बंद, देखो बदमाश आदमी ने बदमाशी करनी है, गंदे आदमी ने अपना गंद फैलाना है, लेकिन अच्छे आदमी ने अच्छाई फैलानी बंद कर दी। ये समाज की सबसे बड़ी गलती रही। हम समाज को यही बता
बता रहे हैं कि आप अपने गांव से डिक्लेयर करिए कि हम ऐसे कैंडिडेट को वोट करेंगे, तो पार्टियां अपने अच्छे कैंडिडेट ढूंढना स्टार्ट कर देंगी। फिर चाहे कोई हो, हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपने उम्मीदवार कैसे चुनने हैं, आपको अपने उम्मीदवार को वापस कैसे बुलाना है। अगर कोई जैसे अभी ये एमएलए एमपी बकवास करें, मंत्री बने पीछे, तो कल न जब ये बकवास करें तो इनको उनकी गद्दी से कैसे उतारना है, हम आपको ये सिखाएंगे। हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आप क्या हम एक बार आपके राजा बन गए और तो उसके बाद जिंदगी भर आपके ऊपर बॉस बन गए, ना ना ना। अगर कोई भी पार्टी 90 में से एक भी विधायक अगर कुछ गलत करता है और पूरे 550 सांसदों में से अगर कोई एक भी गलती करता है तो भैया उसको उतारना कैसे, हम ये प्रोसीजर बताएंगे। तो कल न किसी का हो चाहे कोई हो, तो आपको आदमी अच्छे कैसे चुनने हैं, पार्टियां अच्छे आदमियों की खोज करनी स्टार्ट कर देगी। अभी तक पार्टियां लुच्चे आदमियों की और पैसे वाले आदमियों की खोज करती हैं। तो भाई पार्टियों को कहीं ना कहीं आप आदमी चुनना सिखाओगे लोगों को। हमारा देखो, पार्टियां कोई है नहीं, अगर संविधान में जाके देखोगे पार्टियां नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो ये पार्टियां बना के ये गैंग है, असल में ये कंपनियां हैं, ये कंपनियों के दलाल हैं। तो कोई सीमेंट कंपनी का दलाल है, कोई दारू की कंपनी का दलाल है, कोई ये दवा कंपनियों का दलाल, ये दलालियां कर रहे हैं, ये रियल एस्टेट चला के दलालियां कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या करके कर रहे हैं। बेसिकली देखो, पता है भाई, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। सही बताऊं मैं आपको, जिन भी लोगों ने उन बड़ी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है ना, उनको मतलब उनका हश्र अच्छा नहीं हुआ है। और इसलिए हमारा पर्पज़ ये है कि हम लोगों को सिखा जाएं, कल को हम रहें ना रहें, कल को हम लोग किस पोजीशन में रहें। आज हम बोल पा रहे हैं, कल को हम बोलने वाली पोजीशन में ना रहें। मान लो हमको धमकी मिल जाती है परिवार के नाम पे, परिवार के आदमी हैं हम यार, चुपचाप कि तुमको ये कह दिया जाए कि ले यहाँ पकड़ फालतू अपना काचे काट और फालतू लोगों को मत जागृत कर, तो फिर क्या करेंगे। मतलब यार अब हमें नहीं पता क्या होगा। हम सिंपल एक ही बात कहते हैं कि तुम सीख लो यार, उससे पहले तुम जान जाओ, जो हमें मालूम है वो चीज़ें बता देंगे आपको। तो कल को अगर हम लोग गलत रास्ते पे चलें तो कल को हमारे साथ तुमने ऐसे ही करना है, ये समझा रहे हैं हम लोगों को। और हमें नहीं मालूम असल में हम क्या करेंगे। हमारा मकसद है केवल इस टाइम पे जो लोगों को जगाना, इस जगाने के बाद लोगों का क्या रहता है, वो जागते हैं कि नहीं जागते हैं। अगर थोड़े दिन, जितने दिन बोला जाएगा बोल लेंगे, नहीं बोला जाएगा चुपचाप अपने घर में बैठ जाएंगे। और क्या करेंगे भाई, जिनके बच्चों की बर्बादी हो रही है, जिनके गांव बर्बाद हो रहे हैं, जिनका नाश होने लग रहा, जब उनने फुर्सत नहीं है, तो उनने ख्यास नहीं है, उनने चिंता नहीं है, तो हमने क्या ठेका ले रखा भाई। हमने नहीं, हमने तो आज तक किसी पे चवन्नी नहीं मांगी यार, हमने तो कोई संगठन तैयार करके कोई दान नहीं मांगा यार, हमने कोई कोषाध्यक्ष नहीं बनाया, हमने कोई खाता नहीं खुलवाया। लोग छोटा छोटा काम करें हैं, अकाउंट नंबर दे दें हैं अपने फेसबुक पे, अगर इसमें डलवा दो, थोड़े थोड़े डलवा दो, हम इसकी मदद कराएंगे। हम कौन का चंदा भाई, हम तो अपना घर फूकन लाग रहे हैं। हमने तो किसी पर मांगा भी नहीं, हम तो कहा हमने सिखाने लाग रहा, तुम सीख कर अपना काम कर लो। नहीं भाई, अपने पीछे इकट्ठे करके अपने गांव में बचा लो, अपने पीछे इकट्ठे करके अपना मोहल्ला बचा लो। मारती देने की जरूरत को नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई बाहर का आदमी आपके गांव को बचाने नहीं आएगा। ये समझा रहे हैं हम तो लोगों का। अब पता नहीं कब समझ आएगा कब नहीं। चलिए, ये थे डॉक्टर डॉट डॉट डॉट, जो पूरे हरियाणा में डॉक्टर डॉट 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 के नाम से मशहूर हैं। और कहीं ना कहीं जो है नाम इन्होंने कहते लोग मेरे दौर तो मैसेज जान ला के बोला डॉट डॉट जी नमस्ते भाई, देवेंद्र बुला रहा है, क्या करो। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।